नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आपका वेदादर्शन चैनल की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चौहान वंश में विग्रहराज चतुर्थ यानी विशलदेव जो थे उनके स्वर्णकाल से संबंधित 50 प्रश्न हल करने वाले हैं। इससे पहले हम 150 प्रश्न चौहान वंश से संबंधित हल कर चुके हैं, तो 151 नंबर देखते हैं। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित वह प्रसिद्ध संस्कृत नाटक कौन सा है जिसके अंश 2.5 दिन के झोपड़ा अजमेर की दीवारों पर उत्कीर्ण है? ललित विग्रहराज, हरिकेली नाटक, विशलदेव रासो या कीर्तार्जुनीयम। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिकेली नाटक। विग्रहराज चतुर्थ जो थे वो एक विद्वान थे। उन्होंने हरिकेली नाटक की रचना की थी जो भारवी के कीर्तार्जुनीयम की कथा वस्तु पर आधारित था। इस नाटक की कुछ पंक्तियां जो है वो अजमेर की पूर्व संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर आज भी सुरक्षित है। और जो विकल्प ए है ललित विग्रहराज, वो सोमदेव की रचना है। विशलदेव रासो जो है वो नरपति नालय द्वारा रचित काव्य है। और कीर्तार्जुनीयम महाकवि भारवी की मूल कृति है जिससे हरकेली जो है वो प्रेरित है। अगला प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ को उनकी साहित्यिक उदारता और विद्वानों के संरक्षण के कारण जयानक ने पृथ्वीराज विजय में किस उपाधि से विभूषित किया है? कवि बांधव, कटिबंधु, महाराजा धीराज, राय पिथोरा या हिंदू सुल्तान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवि बंधु, कटिबंधु या कवि बांधव। जयानक जो थे उन्होंने उनकी विद्वत्ता की प्रशंसा करते हुए उनको कवि बांधव कहा है, क्योंकि उस समय के कवियों में राजा का विशेष स्नेह और संरक्षण था। जैसे और ये महाराजा धीराज जो है वो एक उपाधि है इनकी, और राय पिथोरा जो है वो पृथ्वीराज तृतीय की उपाधि है, और हिंदू सुल्तान जो है मेवाड़ के महाराणा कुंभा के बाद के शासकों के लिए प्रयुक्त हुई है। अगला प्रश्न, ललित विग्रहराज नाटक जो विग्रहराज चतुर्थ और इंद्रपुर की राजकुमारी देशल देवी के मध्य प्रेम संबंधों का चित्रण करता है के रचयिता कौन है? नरपति नालय, जयानक, सोमदेव, धर्मघोष, सूरी। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन सी, सोमदेव। सोमदेव जो है वो विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। उन्होंने ललित विग्रहराज के माध्यम से न केवल प्रेम प्रसंग बल्कि विग्रहराज के सैन्य अभियानों, विशेषकर जो तुर्क युद्ध था, उसका भी विवरण दिया है। और जो नरपति नालय है उन्होंने विशलदेव रासो लिखा है। जयानक जो है इन्होंने पृथ्वीराज विजय की रचना की है। और धर्मघोष सूरी ये एक जैन विद्वान थे जिनके प्रभाव में पशुवध पर रोक लगाई गई थी। प्रश्न नंबर 154, विशलदेव रासो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य स्रोत या सामग्री के अनुसार सत्य है? इसके रचयिता सोमदेव है। इसमें विग्रहराज और देशल देवी के विरह का वर्णन है। इसके रचयिता नरपति नालय है और यह प्रेम काव्य की श्रेणी में आता है। यह विग्रहराज के प्रशासनिक सुधारों का मुख्य स्रोत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके जो रचयिता है वो नरपति नालय है और ये प्रेम काव्य की श्रेणी में आता है। नरपति नालय जो है उनके द्वारा रचित विशलदेव रासो एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है, लेकिन जो ऐतिहासिक तिथियां हैं उनमें इसमें भिन्नता मिलती है। ये जो है वो विशलदेव चरित्र के मानवीय पहलुओं को उजागर करता है। और जो ऑप्शन ए है सोमदेव, ये सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखा था। देशल देवी जो है उनका उल्लेख सोमदेव के नाटक में है। अगला प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ के साहित्यिक कौशल की प्रशंसा करते हुए किस विद्वान ने कहा था कि वह उन हिंदू शासकों में से एक थे जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकते थे? कर्नल जेम्स टोड, किलहॉर्न, फर्ग्यूसन या डॉक्टर शर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा किलहॉर्न, ऑप्शन बी। देखिए जो किलहॉर्न है उन्होंने विग्रहराज की रचनाओं की गहराई और भाषा शैली देखकर उनकी तुलना प्राचीन भारत के महान नाटककारों कालिदास और भवभूति से की थी। और जो कर्नल जेम्स टोड है इन्होंने चौहानों के इतिहास और किलों का वर्णन किया है। फर्ग्यूसन जो है इन्होंने स्थापत्य पर टिप्पणी की थी। और डॉक्टर शर्मा है वो आधुनिक इतिहासकार है। अगला प्रश्न, कथन ए, विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को सपाट लक्ष्य के चौहानों का स्वर्णयुग माना जाता है। कारण, विग्रहराज चतुर्थ ने सैन्य विजयों के साथ साथ कला और साहित्य के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया था। देखिए किसी भी काल को स्वर्णयुग तब कहा जाता है जब वहां की शक्ति और संस्कृति दोनों का उत्थान हो। विग्रहराज ने दिल्ली जीतकर शक्ति बढ़ाई और हरिकेली जैसे नाटकों की
नाटकों से संस्कृति बढ़ाई थी। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक में भगवान शिव और अर्जुन के मध्य युद्ध का वर्णन किया है। सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना कर विग्रहराज को विद्वत्ता में भवभूति के समकक्ष बताया है। पद्मनाभ विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवियों में से एक थे। देखिए इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत है। देखिए जो कथन दो है वो गलत है, क्योंकि भवभूति जो है उससे तुलना किलहौर ने की थी, सोमदेव ने नहीं की थी। अगला प्रश्न, कथन ए, विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि प्राप्त थी। कारण, उन्होंने अपने शासनकाल में कवियों और विद्वानों का आह्वान कर उन्हें राजकीय आश्रय प्रदान किया। देखिए इसमें जो है दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। जो जयानक थे उनके अनुसार विग्रहराज ने विद्वानों के प्रति उदारता दिखाई, उसके कारण ही इनको ये उपाधि मिली थी। और बांधव का अर्थ होता है मित्र या भाई। अगला प्रश्न, ललित विग्रहराज नाटक के ऐतिहासिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। इसमें विग्रहराज चतुर्थ के तुर्क सेना के विरुद्ध अभियान की तैयारियों का विवरण है। इसमें इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी के साथ विग्रहराज के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। सोमदेव का ये जो नाटक है इसमें ऐतिहासिक और श्रृंगारिक दोनों तत्वों का मिश्रण है। इसमें विग्रहराज ने जो मलेच्छों के विरुद्ध युद्ध किया था उसकी योजना का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ के समय रचित साहित्यिक कृतियों के संबंध में कौन सा मिलान गलत है। हरिकेली नाटक स्वयं विग्रहराज चतुर्थ, ललित विग्रहराज सोमदेव, बीसलदेव राजो, नरपति नालय, पृथ्वीराज विजय, पद्मनाभ। देखिए तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो गलत हो जाएगा। जो पृथ्वीराज विजय है उसके वास्तविक लेखक जो है वो जयानक है, और जो पद्मनाभ है वो विग्रहराज के दरबारी कवि थे, लेकिन पृथ्वीराज विजय जो है उनकी रचना नहीं है। बाकी ए, बी और सी ऑप्शन सही है बिल्कुल। अगला प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा अजमेर में निर्मित सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला के संबंध में कौन सा तथ्य ऐतिहासिक रूप से सटीक है। इसकी स्थापना 1663 ईस्वी में हुई थी। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी के बाद 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। यह भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर मात्र था। इसे महमूद गजनवी ने नष्ट किया था। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो सबसे सटीक जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी के बाद 2.5 दिन का झोपड़ा या मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। उसके अलावा 1153 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। कनिंघम के अनुसार इसके जो अवशेष है उनके ऊपर आज भी संस्कृत नाटकों के शिलालेख प्राप्त होते हैं। ये एक उच्च कोटि का विश्वविद्यालय था जिसमें 85 विषयों का अध्ययन होता था, ना कि एक मंदिर मात्र था। और गजनवी जो है वो इनसे बहुत पहले आया था, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ ने किस स्थान पर बीसलपुर कस्बा बसाया और वहां बीसलपुर झील का निर्माण करवाया। अजमेर के निकट तारागढ़ की पहाड़ियों में, टोंक जिले के वर्तमान बीसलपुर क्षेत्र में, सामर झील के पूर्वी छोर पर, नागौर के अहिछत्रपुर में। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा टोंक जिले के वर्तमान बीसलपुर क्षेत्र में, ऑप्शन बी। विग्रहराज ने टोंक जिले में जो बनास नदी है उसके किनारे पर बीसलपुर नगर बसाया और वहां पर एक विशाल जलाशय बीसलसर निर्मित करवाया, जो आज भी राजस्थान की प्रमुख जल परियोजनाएं हैं। और ये जो बीसलपुर है इससे जयपुर टोंक जिले को पानी भी प्राप्त होता है आज। और जो ऑप्शन ए है वो देखिए, जो तारागढ़ की पहाड़ियों में जो निर्माण है वो अजराज ने करवाया था। और ऑप्शन सी, झामर झील के पूर्वी छोर पर जो वासुदेव चौहान है ये इनसे संबंधित है। और नागौर का जो अहिछत्रपुर है जो ये चौहानों की प्राचीन राजधानी रहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थापत्य संरचनाओं और उनके स्थानों का सही मिलान कीजिए। देखिए विग्रहराज जो थे उन्होंने बीसलपुर टोंक बसाया था, अतः जो गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर है ये भी इन्होंने ही बनवाया था, तो गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर बीसलपुर टोंक से मिला दीजिए। शिवालिक स्तंभ जो है वो दिल्ली से संबंधित है।
और संस्कृत पाठशाला जो थी वो अजमेर में थी। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2, 1, 3। अगला प्रश्न, फर्ग्यूसन ने विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित परिवर्तित मस्जिद के रूप में किस इमारत के बारे में कहा कि भारत में ऐसी कोई इमारत नहीं है जो इसके समान हो? तारागढ़ दुर्ग, ढाई दिन का झोपड़ा, बीसलपुर का मंदिर या लोहारगल का सूर्य मंदिर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ढाई दिन का झोपड़ा, जो पहले एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। फर्ग्यूसन ने इसकी बारीक नक्काशी और हिंदू स्थापत्य की सूक्ष्मता से इतने प्रभावित हुए कि उनकी तुलना भारत की सर्वश्रेष्ठ इमारत से की। और जो तारागढ़ है वो एक सैन्य स्थापत्य है, और जो ऑप्शन डी है लोहारगल का सूर्य मंदिर एक धार्मिक स्थल है, लेकिन फर्ग्यूसन ने जो टिप्पणी है वो ढाई दिन के झोपड़े पर की थी, अजमेर में है जो। अगला प्रश्न, अजमेर की संस्कृत पाठशाला से प्राप्त उस शिलालेख की रीति क्या है जिसमें चौहानों की वंशावली और इस निर्माण का वर्णन है? 22 नवंबर 1153 ईस्वी, 15 फरवरी 1170 ईस्वी, 1 जनवरी 1163 ईस्वी, 11 अगस्त 1150 ईस्वी? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 नवंबर 1153 ईस्वी। ये जो पाठशाला है उसमें 75 पंक्तियों का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसकी निश्चित तिथि 22 नवंबर 1153 विक्रम संवत 1210 है। और जो ऑप्शन बी है 15 फरवरी 1170, ये बिजोलिया की जो शिलालेख है उससे संबंधित है। और ऑप्शन सी 1 जनवरी 1163 ये शिवालिक स्तंभ लेख का वर्ष है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 166, निम्नलिखित का सही मिलान करें। शासक और उनके द्वारा निर्मित संरचना। देखिए विग्रहराज चतुर्थ जो थे उन्होंने बीसलसर झील का निर्माण करवाया था, अर्णोराज ने अनासागर झील और अजय राज ने अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कर्नल जेम्स टोड ने विग्रहराज द्वारा निर्मित किस स्थापत्य कला के नमूने को महान और उच्च कोटि का स्मारक माना है? बीसलपुर का शिव मंदिर, संस्कृत पाठशाला अजमेर, दिल्ली का शिवालिक स्तंभ या मांडलगढ़ का किला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत पाठशाला अजमेर। जो टोड है उन्होंने इस इमारत की भव्यता और हिंदू कला के संरक्षण की दृष्टि से इसको अद्वितीय माना है। और ये जो मांडलगढ़ का किला है वो एक विजय का स्मारक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ ने अपने विजयों के स्मारक के रूप में किनका निर्माण करवाया था? केवल विजय स्तंभों का, अनेक गिरिदुर्गों, किले का, सोने के विशेष सिक्कों का, केवल जैन मंदिरों का? देखिए इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी अनेक गिरिदुर्गों का। जो पृथ्वीराज विजय है उसके अनुसार विग्रहराज ने जितने भी प्रदेश और गिरिदुर्ग जीते उनके स्मारक के रूप में वहां पर अनेक कार्य करवाए थे, ताकि उनकी जो कीर्ति है वो अक्षुण्ण रहे। और जो विजय स्तंभ बनवाना है, ये विजय स्तंभ कुंभा की विशेषता थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 169, संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर खुदे शिलालेखों का ऐतिहासिक महत्व क्या है? ये केवल सौंदर्यीकरण के लिए थे? ये प्रमाणित करते हैं कि मध्यकालीन भारत में शासक स्वयं उच्च कोटि के विद्वान और शिक्षा के प्रबल समर्थक थे? ये केवल धार्मिक मंत्रों का संग्रह थे? ये भविष्य के आक्रमणकारियों के लिए चेतावनी थी? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये प्रमाणित करते हैं कि मध्यकाल भारत में जो शासक थे वो स्वयं उच्च कोटि के विद्वान थे और शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। ये जो शिलालेख है वो हरिकेली और ललित विग्रहराज के अंश से संबंधित है, जो इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि विग्रहराज का काल जो था वो साहित्य और शिक्षा का चरमोत्कर्ष का युग था, जहाँ पे एक सम्राट स्वयं एक नाटक लिखता है। अगला प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित बीसलसर झील के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह वर्तमान टोंक जिले में स्थित है। इसका निर्माण विग्रहराज विसलदेव ने करवाया। यह एक खारी झील है जो नमक उत्पादन के काम आती थी। यह बनास नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये खारी नहीं, मीठे पानी की झील है। नमक उत्पादन के लिए जो झील प्रसिद्ध है वो है सांवर झील, जो वासुदेव चौहान से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 171, दिल्ली या दिल्लिका को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था? अर्णोराज, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ या पृथ्वीराज तृतीय? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विग्रहराज चतुर्थ। जो विजोलिया शिलालेख और शिवालिक स्तंभ लेख है उनके अनुसार विग्रहराज ने दिल्ली के जो तंवर थे, तोमर शासक, उनको पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था।
और उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र अजमेर से दिल्ली में स्थानांतरित करने का मार्ग प्रशस्त किया था। अर्णोराज जो थे उन्होंने तुर्कों को हराया था, दिल्ली पर अधिकार नहीं किया था, और अजयराज ने अजमेर नगर बसाया था। और जो पृथ्वीराज तृतीय है इनको अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 172। 1163 ईस्वी के शिवालिक स्तंभ अभिलेख के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने अपनी सीमाओं का विस्तार कहाँ तक किया था? केवल अरावली तक, हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक, नर्मदा नदी से कावेरी नदी तक, केवल राजस्थान की सीमाओं तक? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक। दिल्ली में स्थित जो ये शिवालिक स्तंभ लेख है वो ये स्पष्ट करता है कि विग्रहराज ने आर्यवर्त जो था उसको मलेच्छों से मुक्त करवाया था और उसका साम्राज्य हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक विस्तृत था। और जो केवल राजस्थान की सीमाएं हैं ये ऑप्शन डी, ये बहुत सीमित भौगोलिक क्षेत्र है। और ऑप्शन सी, नर्मदा नदी से कावेरी नदी तक, ये जो है वो चोल शासकों का क्षेत्र था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ललित विग्रहराज नाटक के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने किस स्थान पर गजनवी सुल्तान की विशाल सेना का सामना किया और उसे पराजित किया? तराइन, बव्वेरा या बाबेरा, आसिका या हांसी या कुंवारियां? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बव्वेरा या बाबेरा। देखिए सोमदेव जो है उनके विवरण के अनुसार तुर्क सेना जो थी वो बब्बेरा तक आ पहुंची थी, जहां विग्रहराज ने अपनी सैन्य कुशलता से उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। और जो तराइन है वहां पर पृथ्वीराज तृतीय का युद्ध हुआ था। और आसिका या हांसी है वो विग्रहराज ने जीती थी। और कुंवारिया जो है वो दुर्लभराज तृतीय के युद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौहानों के क्षेत्रीय विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालाक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए, अजयराज द्वारा अजयमेरु दुर्ग की स्थापना, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा दिल्ली पर विजय, अर्णोराज द्वारा आनासागर झील का निर्माण, पृथ्वीराज तृतीय का राज्याभिषेक। देखिए जो अजयराज थे उन्होंने अजमेर जो है वो सबसे पहले 1113 ईस्वी में बसवाया था, तो सबसे पहले ये आ जाएगा। और फिर जो अर्णोराज है उन्होंने आनासागर झील का निर्माण करवाया था 1133 ईस्वी में। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा। आगे देखिए हम उसके बाद में जो विग्रहराज चतुर्थ है उन्होंने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी 1550 से 64 ईस्वी में, 1550 से 64, तो ये तीसरे नंबर पर आएगा। और अंत में जो पृथ्वीराज तृतीय है उन्होंने 1177 में इनका राज्याभिषेक हुआ था, 1177 में, ये चौथे नंबर पर आ जाएगा। इस तरह से 1 3 2 4 ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्य असत्य कथन की पहचान करें। कथन 1, विग्रहराज चतुर्थ ने हांसी आसिका के किले को तोमरों से जीतकर वहां एक विजय स्तंभ स्थापित किया था। कथन 2, बिजोलिया शिलालेख विग्रहराज की दिल्ली विजय की पुष्टि करता है। इसमें देखिए दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो बिजोलिया शिलालेख है वो दिल्ली का और आसिका को जीतने का स्पष्ट उल्लेख करता है। हांसी में उन्होंने तोमर सत्ता को समाप्त किया था, ये भी हमें उस शिलालेख से पता चलता है। अगला प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ ने तोमर राजाओं को पराजित कर दिल्ली के किस शासक को अपना करद या सामंत बनाया था? अनंगपाल, मदनपाल, गोविंदराज या खंडोराव? इसका सही उत्तर हो जाएगा मदनपाल, ऑप्शन बी। देखिए जो विग्रहराज थे उन्होंने तोमर राजा मदनपाल को पराजित कर उसे अपने अधीन किया था और दिल्ली को चौहान साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। और जो अनंगपाल है वो दिल्ली के संस्थापक थे, ऑप्शन ए। और ऑप्शन सी जो है वो पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे, गोविंदराज। ऑप्शन डी जो खंडोराव है वो पृथ्वीराज के सेनापति थे। अगला प्रश्न, प्रबंध कोश और अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार विग्रहराज ने किस गजनवी सुल्तान मलिक सेनापति को पराजित किया था? खुसरो शाह, हेजिमुद्दीन, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या महमूद गजनवी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खुसरो शाह, जिन्हें हेजिमुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने विग्रहराज ने इनके आक्रमण को विफल करके तुर्कों को गजनी तक सीमित रहने पर विवश किया था। अगला प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ की सैन्य नीतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने पल्लिका, पाली और नाडोल के क्षेत्रों पर भी प्रभाव स्थापित किया। उन्होंने केवल रक्षात्मक युद्ध लड़े, कभी आक्रमण नहीं किया।
उन्होंने बदानकों की शक्ति को भी कुचलने का प्रयास किया। उनके काल में चौहान सेना ने दक्षिण की ओर भी अभियान किए। देखिए इसमें ऑप्शन बी जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि विग्रहराज जो थे वो एक आक्रामक विजेता थे। उन्होंने दिल्ली और झांसी पर आक्रमण करके उन्हें जीता था, तो ये केवल रक्षात्मक नीति कहना गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत है। अगला प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल के दौरान दिल्ली में स्थापित शिवालिक स्तंभ मूल रूप से किस प्राचीन शासक का था, जिस पर विग्रहराज ने अपना लेख खुदवाया? चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त या कनिष्क? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सम्राट अशोक। फिरोज शाह कोटला में स्थित ये जो स्तंभ है वो मूलतः अशोक का था। विग्रहराज ने अपने विजयों को अमर करने के लिए 1163 ईस्वी में इस पर अपना प्रशस्ति लेख अंकित करवाया था। अगला प्रश्न, शिवालिक स्तंभ लेख में विग्रहराज चतुर्थ ने अपने वंशजों के लिए क्या गौरवपूर्ण निर्देश छोड़ा है? कि वे तुर्कों के साथ संधि कर ले, वे आर्यवर्त को मलेच्छो विदेशी आक्रांताओं से मुक्त रखने के अभियान को जारी रखे, वे केवल अजमेर तक ही सीमित रहे, वे युद्ध त्याग कर संन्यास ले ले। देखिए इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि शिवालिक में गर्व से कहा गया है कि उन्होंने आर्यवर्त को बार बार मलेच्छों से मुक्त किया है। उन्होंने अपने वंशजों को प्रेरित किया कि वे अटक नदी के पार तक तुर्कों को खदेड़ने का प्रयास करें। अगला प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ ने किस जैन विद्वान के प्रभाव में आकर एकादशी के दिन पशुवध जीव हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? जीनदत्त सूरी, धर्मघोष सूरी, हेमचंद्र सूरी या हरिभद्र सूरी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मघोष सूरी। विग्रहराज जो थे वो स्वयं शैव मतावलंबी थे, लेकिन फिर भी जैन धर्म के प्रति अत्यंत सहिष्णु थे। उन्होंने प्रसिद्ध जो जैन आचार्य थे धर्मघोष सूरी, उनके उपदेशों से प्रभावित होकर जीव दया हेतु पशुवध पर रोक लगाई थी। अगला प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा धारण की गई सर्वोच्च प्रशासनिक उपाधि कौन सी थी, जो उनकी पूर्ण संप्रभुता का परिचायक है? परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, विक्रमादित्य, शकलोत्तरापथनाथ या कविराज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर। उनके जो लेख है जैसे नरहड़ लेख, उसमें उन्हें परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर कहा गया है। अगला प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ की प्रशासनिक कुशलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने विजित तोमर शासकों को पूर्णतः समाप्त न कर उन्हें अपना करत सामंत बनाकर शासन करने दिया। उन्होंने सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक गिरिदुर्गों का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया। उनके काल में प्रशासन में धर्म आधारित कट्टरता का अभाव था। इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 2, 3 सभी। जो उनकी नीति थी वो धर्म विजय की नहीं थी, धर्म विजय की थी, ना कि विनाश की। उन्होंने जो तोमर थे उनको अपना अधीन रखा और प्रशासनिक स्थिरता के लिए किलों और धार्मिक सहिष्णुता का सहारा लिया। अगला प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ के दरबार की विद्वत मंडली के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? सोमदेव ललित विग्रहराज, चंद्रप्रदाई दरबारी कवि, अमीर खुसरो दरबारी इतिहासकार, बाणभट्ट प्रधान अमात्य? देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमदेव ललित विग्रहराज। जो सोमदेव थे वो उनके मुख्य राजकवि थे, और जो चंद्रप्रदाई थे वो पृथ्वीराज तृतीय के मित्र थे और एक कवि भी थे। और अमीर खुसरो जो दरबारी इतिहासकार कहा गया है, ऑप्शन सी, वो जो है अलाउद्दीन खिलजी के काल के थे। और बाणभट्ट जो है वो प्रधान अमात्य, वो हर्षवर्धन के काल के थे। अगला प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ ने विशलपुर टोंक में प्रजा के कल्याण और धार्मिक आस्था हेतु किस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था? वराह मंदिर, गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर, एकलिंग जी मंदिर या सासोग मंदिर? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर। विग्रहराज ने बीसलपुर में भगवान शिव को समर्पित गोकर्णेश्वर मंदिर बनवाया था, और जो बीसलपुर है वो आज भी अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये जो वराह मंदिर है वो वर्णराज ने पुष्कर में बनवाया था, और एकलिंग जी महादेव मंदिर जो है वो मेवाड़ के गोहिल वंश से संबंधित है। सास बहू का जो मंदिर है वो नागला उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा एकादशी पर पशुवध रोकना उनकी प्रशासनिक दूरदर्शिता को दर्शाता है। जैन धर्म के राज्य धर्म घोषित करना, सामाजिक सद्भाव और बहुधार्मिक समाज में सर्वधर्म समभाव की नीति, सैन्य शक्ति में गिरावट, तुर्कों के साथ संधि की शर्त?
देखिए, वो एक हिंदू शासक थे और उनके द्वारा जैन मुनि के कहने पर यह कानून बनाना दर्शाता है कि उनका प्रशासन लोकतांत्रिक मूल्यों और धार्मिक अल्पसंख्यकों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील था। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सामाजिक सद्भाव और बहुधार्मिक समाज में सर्वधर्म समभाव की नीति। अगला प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ की आर्थिक और सामाजिक नीति के बारे में कौन सा कथन सही है? उनके काल में सपाद क्षेत्र में शांति और समृद्धि थी, जिससे व्यापार का विकास हुआ। उन्होंने बीसलपुर जैसी झीलों का निर्माण करवाकर कृषि और सिंचाई को प्रोत्साहन दिया। देखिए, इसमें जो दोनों ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों। शांतिपूर्ण स्वर्णकाल था ये, इसमें व्यापार फला फूला और बीसलपुर जैसे नगरों एवं झीलों के निर्माण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हुई थी। अगला प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ के प्रशासन में मलेच्छों के प्रति दृष्टिकोण कैसा था? वे उन्हें मित्र मानते थे, वे उन्हें भारतीय संस्कृति के लिए संकट मानकर समूल नष्ट करने की नीति रखते थे, वे उन्हें व्यापारिक रियायतें देते थे, वे उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन बी, वे उन्हें भारत की संस्कृति के लिए संकट मानकर समूल नष्ट करने की नीति रखते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 189, विग्रहराज चतुर्थ को दार्शनिक राजा क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि वे केवल पूजा पाठ करते थे, क्योंकि उनमें एक महान विजेता और उच्च कोटि के नाटककार विद्वान का दुर्लभ मिश्रण था, क्योंकि उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने विदेशों की यात्रा की थी। देखिए, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो विग्रहराज है उन्होंने कलम, साहित्य और तलवार सैन्य दोनों का समान दक्षता से प्रयोग किया है, जो एक आदर्श शासक की निशानी है। अगला प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ के काल में सपाद लक्ष्य सांबर अजमेर की स्थिति के बारे में सत्य कथन चुनिए। यह केवल एक छोटा सा कृषि प्रधान राज्य था, यह उत्तर भारत की सर्वोच्च राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति बन गया था, यह हमेशा चालुक्यों के अधीन रहा, यहाँ केवल युद्धों के कारण अराजकता व्याप्त थी। देखिए, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यह उत्तर भारत की सर्वोच्च राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति बन गया था। जो दिल्ली विजय और साहित्यिक उपलब्धियां हैं, उन्होंने सपाद लक्ष्य को भारत का सिरमौर बना दिया था, जिसे इतिहासकारों ने स्वर्ण युग कहा है। अगला प्रश्न, किस ऐतिहासिक शिलालेख में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा दिल्ली और हाँसी को जीतने का प्रमाण मिलता है? देखिए, बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी, हर्षनाथ प्रशस्ति 973 ईस्वी, गोसुंडी शिलालेख या भाबरू शिलालेख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिजोलिया शिलालेख, जो 1170 ईस्वी का है। ये चौहानों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसमें विग्रहराज की दिल्ली विजय का स्पष्ट उल्लेख दिल्ली का शब्द के साथ में मिलता है। जो हर्षनाथ प्रशस्ति है वो विग्रहराज द्वितीय से संबंधित है और गोसुंडी शिलालेख वैष्णव धर्म से संबंधित है और भाबरू शिलालेख जो है वो सम्राट अशोक का शिलालेख है। अगला प्रश्न देखिए, विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल की सैन्य उपलब्धियों को प्रमाणित करने वाला सबसे विश्वसनीय समकालीन स्रोत कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख 1163 ईस्वी, हमीर महाकाव्य या तारीख ए फरिश्ता। इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख, जो 1163 ईस्वी के हैं। ये जो लेख है वो विग्रहराज द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था और उनके साम्राज्य की सीमाओं जो हिमालय से विंध्याचल तक थी का आधिकारिक विवरण प्रदान करता है। और जो पृथ्वीराज रासो है वो चंद्रप्रदाय की एक रचना है, जिसमें ऐतिहासिक कई त्रुटियां हैं, कई गलतियां हैं। और जो हमीर महाकाव्य है वो रणथंभौर के चौहानों पर केंद्रित है। और जो ये तारीख ए फरिश्ता है वो एक मुस्लिम इतिहासकार का लेख है, जो बहुत बाद का है, उस समय का नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक इतिहासकारों में वह कौन है जिन्होंने अपनी पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टीज में विग्रहराज चतुर्थ के काल का गहन विश्लेषण किया है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर ओझा या कर्नल टोड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने शिलालेखों और समकालीन ग्रंथों के आधार पर विग्रहराज काल को चौहानों का चरमोत्कर्ष काल सिद्ध किया था। अगला प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ के बाद अजमेर की गद्दी पर बैठने वाले उनके उत्तराधिकारी का नाम क्या था, जिसका उल्लेख ऐतिहासिक वंशावली में मिलता है? पृथ्वीराज द्वितीय, अपर गांगेय, सोमेश्वर या अर्णोराज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपर गांगेय। विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र था अपर गांगेय, वो शासक बना था, जिसे अल्प समय बाद ही विग्रहराज के भतीजे पृथ्वीराज द्वितीय ने अपदस्थ कर दिया था। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक संदेह डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता और विद्वानों के अनुसार विग्रहराज
तृतीय और विग्रहराज चतुर्थ के संदर्भ में क्या विवाद है? वे दोनों पिता पुत्र थे। दोनों की उपलब्धियां बिल्कुल एक जैसी है, जिससे उनके अलग अलग अस्तित्व पर संशय उत्पन्न होता है। चौहान नहीं बल्कि तोमर थे, उनके बीच कभी युद्ध हुआ था। देखिए इसमें ऑप्शन बी गलत, ये बी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों की उत्पत्तियां जो थी, उपलब्धियां, वो बिल्कुल एक जैसी है, जो उनके अलग अलग अस्तित्व पर संशय उत्पन्न करती है। जो कई अधिकांश इतिहासकार है वो विग्रहराज चतुर्थ को विसल देव के रूप में एक पृथक और महान शासक मानते हैं। अगला प्रश्न, संस्कृत पाठशाला से प्राप्त विचित्र पंक्तियों के शिलालेख में चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में क्या जानकारी मिलती है? उन्हें अग्निकुल से उत्पन्न बताया है, उन्हें इक्ष्वाकु वंशीय सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया गया है, उन्हें विदेशी मलेच्छों की संतान बताया गया है, उन्हें चंद्रवंशी बताया गया है। देखिए इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। जो ये पाठशाला है, संस्कृत पाठशाला, इसके शिलालेखों में स्पष्ट उल्लेख है कि चौहानों का जो संबंध है वो इक्ष्वाकु वंश के राजा राम के वंशज सूर्यवंश से है। अगला प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ के काल के शिलालेखों की भाषा और लिपि के बारे में सत्य क्या है? भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी, भाषा संस्कृत, लिपि कौटिल्य देवनागरी, भाषा हिंदी, लिपि फारसी, भाषा पाली, लिपि खरोष्टी। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। भाषा जो थी वो संस्कृत थी और जो लिपि थी वो कौटिल्य देवनागरी थी। जो स्वर्णकाल, ये उस समय का स्वर्णकाल था और इस दौरान राजकीय कार्यों और अभिलेखों के लिए शुद्ध संस्कृत का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए किन दो प्रमुख नगरों को जीता था? चित्तौड़ और कुंभलगढ़, दिल्ली का दिल्ली और आसी का हांसी, मांडू और कनौज, जालौर और सिवाना। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली का दिल्ली और आसी का हांसी। शिलालेख के अनुसार ये जो दो नगर थे उनकी विजयों ने चौहानों को उत्तर भारत का निर्विवाद स्वामी बना दिया था। अगला प्रश्न, विशलदेव रासो ग्रंथ के ऐतिहासिक महत्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह पूरी तरह विग्रहराज की सैन्य विजयों का विवरण है। यह डिंगल पिंगल की प्रारंभिक रचना है जो तत्कालीन सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालती है। यह एक अरबी ग्रंथ का अनुवाद है। इसमें केवल दिल्ली विजयों की तिथियां दी गई है। देखिए इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डिंगल पिंगल जो एक पुरानी राजस्थानी का रूप है की प्रारंभिक रचना है जो तत्कालीन सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालती है। अगला प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ का ऐतिहासिक मूल्यांकन करते हुए उन्हें दार्शनिक राजा के रूप में स्थापित करने वाला मुख्य आधार क्या था? उनकी वैराग्य नीति, उनका हरिकेली जैसा उच्च साहित्य सृजन और मलेच्छ दमन जैसी कठोर सैन्य नीति का मेल, उनका विदेशों से व्यापारिक संबंध, उनकी केवल धार्मिक यात्राएं। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उनका हरिकेली जैसा उच्च साहित्य सृजन और मलेच्छ दमन जैसी कठोर सैन्य नीति का मेल। इस तरह हम चौहान वंश से संबंधित 200 प्रश्न कर चुके हैं। धन्यवाद।